तो हम निभाएंगे इस वादे के साथ कांग्रेस ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है। बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जैसे हर इलेक्शन से पहले हम देखते हैं कि तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन एक काउंटर नैरेटिव पेश करने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 5 साल इख्तिदार में रहने के बाद जो वादे किए गए, क्या वाकई में उनको पूरा किया गया, उसके काउंटर में दरअसल ये मैनिफेस्टो तैयार करके पेश किया गया है। और उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया है वो है गरीब, किसान और नौजवान। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं विजय सरदाना साहब, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर और इकोनॉमिस्ट के तौर पर आज मेरे साथ मौजूद हैं डिबेट में। शकील अंसारी साहब, सीनियर कांग्रेस के लीडर, मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश सिंह साहब, बीजेपी के लीडर, मेरे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ ही विवेकानंद नरताम साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। विजय सरदाना जी, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। किस तरह से देखते हैं आप इस मैनिफेस्टो को, क्योंकि वादे तो तमाम पार्टियों के तरफ से किए जाते हैं। 2014 में भी हमने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त देखी थी, 5 साल में क्या हुआ वो हम सबके सामने है। देखिए, हकीकत यही हो गई है कि इस देश में आप वादे कर दीजिए, क्योंकि पूरा करने की जिम्मेवारी और उस पर कोई कानून नहीं है। अगर आप वादा तोड़ते हैं तो वो गुनाह नहीं है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये हो गई है इस देश में कि हर पॉलिटिकल पार्टी वादा कर रही है और वादा ना पूरा हो तो जनता के हाथ में कुछ नहीं है, वो क्या करें। 2-3 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। 72,000 रुपए सालाना इस देश में गरीबों को दिया जाएगा। नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इस देश में हम देखें 72,000 की जो हम बात करते हैं, ये 3,36,000 करोड़ रुपए के करीब बैठता है। जो देश का टोटल रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका 30% बैठता है। ये पैसा कहां से आएगा? क्योंकि आज भी आपके पास पैसा नहीं है। आप स्कूल में मास्टर नहीं रख पा रहे, दवाइयां नहीं दे पा रहे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने 30% टैक्स बजट, लेकिन उनका कहना है कि हमारा बजट जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 12 लाख करोड़ का बताया गया था। लेकिन मैं वही हिसाब दे रहा हूं आपको कि 12 लाख करोड़ में 20% तो वो है जो आप ब्याज दे रहे हैं आज भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को। 10% करीब आप खर्च रहे हैं डिफेंस पे। 31% आज भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं आप उसमें खर्च रहे हैं। करीब 10% डायरेक्ट सब्सिडी आप दे रहे हैं। और जो बाकी खर्चे हैं सरकार के बाकी प्रोग्राम है उसमें करीब 18% जा रहा है। 100% तो ये बन गया। अब बाकी पैसा कहां से? सो यू थिंक इट्स नॉट डूएबल? देखिए, जब रेवेन्यू नहीं, पहले देखिए मेरा निवेदन कांग्रेस है कि ये भी बता दीजिए कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे। दूसरा उदाहरण इसी का है बजट का, कि हम एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट लाएंगे। बजट में 2 साइड होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एग्रीकल्चर में आज हिंदुस्तान में सिर्फ एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है। एग्रीकल्चर में इस देश की इनकम नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है। बाकी सारी सुविधाएं सब्सिडी बेस्ड है। तो क्या बजट के नाम पे आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएंगे? ये क्लियर नहीं है। तो सिर्फ अगर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ही देना है कि हम एग्रीकल्चर में ये खर्चा करेंगे, तो वो बजट नहीं हुआ, वो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हुआ। एग्रीकल्चर में इनकम कैसे आएगी, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। क्या आप टैक्स लगा के करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं पता। तीसरी बात जो आपने करी, जो मनरेगा की, कि 100 से 150 दिन हम बढ़ाएंगे। जब आप 72,000 रुपए दे ही रहे हैं तो गरीब तो इस देश में बचा नहीं, तो फिर मनरेगा क्यों बढ़ा रहे हैं आप? मनरेगा खत्म कर देना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि मनरेगा तो गरीबों के लिए है। जब आपने सबको 20 करोड़ लोगों को ऑलरेडी जब 72,000 रुपए दे दिए, लेकिन तो गरीब बचे ही नहीं। काउंटर लोग ये कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक जो चीज मेरे को जो लॉजिकल और समझ में आ रही है वो है कि ग्राम पंचायतों में 10 लाख जॉब, ये पॉसिबल है। आपने नए स्टार्टअप्स के लिए 3 साल कोई परेशानी नहीं होगी, ये डूएबल है, ये पॉसिबल है। आपको जो सरकारी जॉब बाकी पड़े हैं 22 लाख, आप उनको एडजस्ट करके रेवेन्यू बढ़ा के आप उसको कर सकते हैं, वो डूएबल है। ये चीजें जो हो सकती हैं वो ये है। 6% एजुकेशन पे, ये अच्छा कदम है। आप बाकी खर्चे कम कर दीजिए, एजुकेशन पे लगाइए, अच्छी बात है। सेहत पे जी। सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इस तरह की घोषणाएं ना करें जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को नेगेटिव फीलिंग हो और जो आतंकवादी या अलगाववादी है उनको लगे कि हमारे समर्थन में कुछ स्टेटमेंट आ रहा है। ये एक सेंसिटिव मुद्दा है जिसपे हर पॉलिटिकल पार्टी को संभल के चलना चाहिए। तो मेरा सिर्फ निवेदन यही है कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनसे, कि आपने जो घोषणाएं करी हमें उससे कोई इतराज नहीं है। रेवेन्यू कैसे लाओगे ये बता दीजिए। और एक जो जीएसटी पे जो घोषणा करी है कि हम सिंगल स्लैब जीएसटी लाएंगे, बिल्कुल सही कदम है, लेकिन क्या जो चीजें आज 0 स्लैब में है,
क्या आप उन पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि वो बेसिक कमोडिटी है। दूसरा, आपने कहा जो डीमेरिट गुड्स हैं हम उस पे सुपर लग्जरी टैक्स लगाएंगे। जरूर लगाएं, वो होना भी चाहिए, लेकिन जो आप जिसमें जो डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है इस देश की, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है और कुछ बीच का है, सिंगल स्लैब से मुझे नहीं लगता लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली इस देश की समस्या का समाधान है। जी सरदार साहब, इससे पहले मैं विवेकानंद जी के पास जाऊं, आपसे मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ। क्या ये बेहतर नहीं होता कि कांग्रेस ये बताती कि अगर आप जो सबसे अमीर हैं हमारे मुल्क में, उनकी अगर वेल्थ पे आप कुछ फीसद टैक्स लगा दें, या इनहेरिटेंस जो है अगर उस पर आप प्रॉपर्टी जो है उस पर आप कुछ टैक्स लगा दें, अगर सिर्फ ये दो चीजें भी कर दी जाएं, तो मुझे लगता है कि जो ये वादा किया जा रहा है, उसके पैसे की जो बात की जा रही है, कितना पैसा कहां से आएगा, कि आपको नहीं लगता कि यहां से अगर आप उगाही करेंगे तो वहां पर आप गरीबों का उद्धार कर पाएंगे? बिल्कुल सही है। जिस तरह से बजट का नैरेटिव है और जिस तरह से काफी समय से स्पीचेस आ रही हैं, उसमें एक अंडर करंट यही है कि अगर हम सत्ता में आ गए और जो हमने वादे किए अगर हमें उसको पूरा करना है, तो स्टॉक मार्केट अर्निंग जो सुपर रीच में है, वो जो आपका सक्सेशन प्लानिंग में जो आपको प्रॉपर्टी मिलती है एक बियॉन्ड ए लिमिट, अगर आपके पास 3 घर है और आप 3 घर ले लिए आपने, रहने के लिए एक है, लेकिन जो 2 घर आपको पैतृक संपत्ति मिलती है, आप उस पे टैक्स या और किसी भी तरह की जो विंडफॉल गेन्स होते हैं आप उस पे एक्सेसिव टैक्स लगा के वो भरपाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस ने अभी इसलिए घोषणा नहीं करी उनकी, नहीं तो उनको शायद पॉलिटिकल फंडिंग जो मिलती है वो ना रुक जाए। और बार बार वो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि हम करके दिखाएंगे, वादा निभाएंगे, तो एक तरह से एक काउंटर नैरेटिव जो है वो पेश करने की दरअसल कोशिश की जा रही है इलेक्शन से पहले, जैसे तमाम पार्टियां करती ही हैं। विवेकानंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार जिस तरह की बात की जा रही है वो है नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान, दहशतगर्दी, हिंदू, मुसलमानों का तो खैर जिक्र नहीं होता है, और ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार हम ये देख रहे हैं कि रैलियों में ना सिर्फ जो छोटे लीडर्स हैं बल्कि वजीर आजम से लेकर अमित शाह, तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं हम एक काउंटर ये देख रहे हैं कि लगातार हम जो दूसरी पार्टीज की रैलियां देख रहे हैं, या जब वो बात करते हैं तो बात कर रहे हैं रोजगार की, किसान की, और ये तमाम चीजें की बातें कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से बिल्कुल ऑपोजिट एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है? देखिएगा कि जिस प्रकार का ये सब इलेक्शन के माहौल को लेकर के जिस प्रकार के डिबेट सामने आ रहे हैं, शुरुआत में तो चौकीदार चोर का नारा लगा था, जो उसके बाद में जब ये पुलवामा की घटना के बाद जिस प्रकार से सरकार ने एक अपनी तत्परता दिखाई और जिस प्रकार से हमने पहले सिर्फ एक डिफेंसिव मोड में रहते थे, इस बार हम ऑफेंसिव मोड पे चले गए। सरकार अंदर जाकर के बालाकोट का प्रकरण हुआ, उसके बाद में ये जो रफेल वगैरह की ये मुद्दे है, चौकीदार चोर है, ये मुद्दा पीछे हटता गया, और जो बाकी जो ऑपोजिशन की पार्टियां है, जो विपक्ष है, उनको लगा कि इनका जिस प्रकार से हम करप्शन के मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहते हैं वो मुद्दा कुछ लंबे समय तक चलने वाला है नहीं, इसलिए वे रोजगार के मुद्दे पर आ गए हैं। जैसे अब जैसे मैनिफेस्टो के संदर्भ में अगर बात करें तो ये लगता है कि सरकार ने इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ किया नहीं है, इस प्रकार का एक दृष्टिकोण सामने आ रहा है। लेकिन कश्मीर के जिस प्रकार के टेररिस्ट जो बन रहे थे और टेररिस्ट के जो ग्रुप्स थे उनकी लिस्ट बनाकर जिस प्रकार से उनको एलिमिनेट किया गया है, उसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है या फिर माओइस्ट इंसर्जेंसी है, इन इंसर्जेंसी को हैंडल करने में इस सरकार ने जिस प्रकार की तत्परता दिखाई नहीं, सीआरपीएफ जवान जो हैं वो हाईएस्ट हैं अब तक, अगर कुछ सालों की अगर हम बात करते हैं जो मारे गए हैं, जो मार्टिर्स हैं। इसके अलावा नक्सलिज्म की अगर उनकी घटनाओं की बात करते हैं तो लगातार बढ़ी हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में फिर बीजेपी को इतनी करारी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता। आप ये देखें, अगर कश्मीर के हालात की हम बात करते हैं, वहां मैं मानूंगी कि वहां पर ऑपरेशन पार्ट 1, पार्ट 2 वहां पर चलाया गया, जहां पर लगातार टेररिस्ट को मारा गया, वहां पर उनको खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि लगातार जितने मारे गए उससे कहीं ज्यादा पैदा भी हो रहे हैं टेररिस्ट। तो एक तरह की जो चीजें जो पेश की जा रही हैं, और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दिस इज द ओनली थिंग जो हमारी फिलहाल कंट्री को सिर्फ यही एक चीज है जिसकी जरूरत है। नहीं, बिल्कुल यही एक चीज है जिसकी जरूरत है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाना तो गलत है जी। मुझे लगता है कि सरकार कंप्लीटली इसी आधार पर इलेक्शन तो नहीं लड़ रही है जी, नहीं, लेकिन रैलियों से लग रहा है।
अब देखिए चुनाव के समय में कुछ होते हैं चीजें, जिस प्रकार से चुनावी एक माहौल बनता जाता है। दिनेश जी, 5 साल तो आपने काम किया था, आप ये बार बार कह रहे हैं, आप लगातार ये कहते हैं, बीजेपी कहती है हमने 5 साल बहुत काम किया है, हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे पर हम आए थे, आपकी रैलियों से विकास गायब क्यों है? हमारी किसी रैली से बुसरा जी विकास गायब नहीं। आपको मैं उठा के दिखाऊं रैलियां, उठा के दिखाइएगा आपको तमाम। अभी चलिए आप परसों की बात कर लीजिए, वजीर आजम ने जब रैली की है, कितनी बार हिंदू 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 शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप ये बताइए पाकिस्तान का कितना इस्तेमाल किया गया, ये बताइए आपने विकास किया, और तो आप सिर्फ विकास की बात करते, लोगों को बता दें कि हमने 5 साल देखिए कितना काम किया है और अगले 5 साल और काम करेंगे, हमें वोट दीजिए। दूसरा जी सिर्फ यही है कि हमसे ज्यादा कभी कभी आप बोलने लगते हैं कि आप प्रश्न सुनिए तो जवाब ले लीजिए, सिर्फ कृपया करके, बाकी जितना प्रश्न पूछना पूछिए, मैं बैठा हूं जी। मैं कह रहा हूं कि हमने जो काम किया है वो लोगों को दिख रहा है। अभी सरदाना जी ने आपसे पहले एक बात उन्होंने की कि राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो घोषणाएं करते हैं, लेकिन जवाबदेही नहीं तय हो पाती है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसा नहीं बिल्कुल, लेकिन अब हो गया है, वो जमाना लग गया सरदाना जी। अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और उसमें रोल मीडिया का है। अब जनता, अगर आप कोई वादा करते हैं, जो जनता आपसे पूछते है, जो आप वापस जाते हैं, इसलिए आप वादा करके भाग नहीं सकते। हमने क्या किया? अरे हमने इस देश में, अगर हम 7 करोड़ घरों में गैस चूल्हा मुफ्त में पहुंचा रहे हैं तो हमने काम नहीं किया। अगर हमने करोड़ों करोड़ लोगों के घरों में हमने निःशुल्क शौचालय बनवाए तो हमने काम नहीं किया। अगर करोड़ों करोड़ घरों को हमने छत दी जो खुले में जीवन यापन कर रहे हैं तो हमने काम नहीं दिया। आज रोड के क्षेत्र में दूनी गति से हमने विकास किया तो हमने काम नहीं किया। आज रेलवे के क्षेत्र में दूनी गति से विकास किया तो काम नहीं किया। आज रेलवे की दिशा में हमने दूनी गति से विकास किया तो हमने काम नहीं किया। आज दुनिया में जितने खाते नहीं खुले उतने खाते सिर्फ हिंदुस्तान में खुले तो हमने काम नहीं दिया। और 5 साल तक शासन चलाने के बाद भी कोई एक आरोप न लगना, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार तो आप ये बातें, ये तमाम बातें हम इसी पे करना चाहते हैं, हम इसी पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज ये घोषणा पत्र आया है ना, उन्होंने कहा कि हम निभाएंगे। हम तो सीधे कहते हैं कि आपसे नहीं निभ पाएगा। कारण क्योंकि बार बार आपने कहा है कि हम निभाएंगे। इंदिरा गांधी आती हैं, कहती हम गरीबी हटाएंगे, आपने कहा हम करके दिखाएंगे, आपने किया। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी आते हैं, कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, आपसे नहीं हो पाया। उसके बाद मनमोहन सिंह आते हैं, सोनिया जी पीछे से कहती हैं हटाएंगे, नहीं कर पाए। आज राहुल गांधी आ रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप निभाएंगे नहीं, आप भाग जाएंगे। आज एक पत्रकार ने, आज पत्रकार वार्ता में जिस समय रिलीज किया जा रहा था इनका घोषणा पत्र, उस समय जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो कुर्सी छोड़ दिए, और जब जनता के बीच में जाएंगे तो मैदान छोड़ देंगे, मैं कह रहा हूं। इसलिए, और मनमोहन सिंह ने एक शब्द कहा था, उन्होंने कहा आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक है। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। आज के घोषणा पत्र के बाद कांग्रेस इतिहास बनने जा रहा है। उसका कारण, अरे किसी घोषणा पत्र में आप कहिए कि देशद्रोह अपराध नहीं है, अजीब सवाल है। आप हिंदुस्तान में रह के आप कह रहे हैं देशद्रोह अपराध नहीं होगा दूसरा जी, ये कोई घोषणा पत्र में डालने वाली चीज है। और दूसरी चीज, आप कहते हैं कि हमारे ये करेंगे, वो करेंगे, ये अरे भैया किसने आपको मना किया था? जिस तरह से आप 45 वर्षों तक शासन में, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आप कानून का मिसयूज किया गया, और हर छोटी बड़ी बात पे आप ये देखिए, किसी ने फेसबुक पोस्ट डाली, उस पर कुछ लिख दिया सरकार के खिलाफ, तो देशद्रोह का उसके बाद मुकदमा चला। इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि आप कैंपस में खड़े करके भारत तोड़े टुकड़े होंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, और एक पार्टी के उपाध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष, वो समर्थन देने के लिए कैंपस में चला जाए। दूसरा जी, इतनी आजादी, बोलने की इतनी आजादी, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसके टुकड़े करने की बात करते हैं, लेकिन देशद्रोह नहीं है। अभी मामला कोर्ट में सब्जुडिस है, अभी तो कोर्ट को ही डिसाइड करना है। अगर कोर्ट को डिसाइड करना है, और अगर देखिए अगर ऐसा है तो जो लोग हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत नहीं दी जाती ना। नहीं, जब निर्णय आ जाए, लेकिन हम आप नागरिक हैं, हम चौकीदार हैं ना, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जाती। ये चौकीदार की भूमिका क्या है कि अगर गलत हो रहा है तो हम सवाल खड़ा करें, अगर गलत हो रहा है तो हम सिर्फ न्यायालय पर डिपेंड रहे, समाज की कोई सहभागिता नहीं। इसलिए हम कहते हैं सरकार के साथ साथ समाज का जागरूक होना बहुत जरूरी है, और समाज भी आज जागरूक हुआ। आज प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका इम्तिहान हर 5 साल पे नहीं होता है, बीच बीच में चुनाव भी होते हैं। आपने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था, इसलिए विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार बनने के अंदर 10 दिन, और एकदम गिनती उन्होंने करके बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दिन अगर कर्ज माफ नहीं हो गया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आज की तारीख में कर्ज माफ नहीं हुआ है, 11वां मुख्यमंत्री आज की तारीख में होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री बदला गया। ठीक है शकील साहब,
शकील साहब आप जवाब दीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी यही नारा दिया था, आपने इतने लंबे वक्त तक आप इख्तिदार में रहे हैं, अब आप फिर से जब आप लौटने की बात कर रहे हैं, आप फिर से जब इलेक्शन में अपने आप को लेकर आ रहे हैं, तब फिर से आप गरीबों की बात कर रहे हैं। अगर आपने वाकई में काम किया होता तो आपको इतने साल के बाद ये ना तो नारा लाने की आपको जरूरत होती और ना ही इस तरह से वादे करने की जरूरत होती। बुशरा जी, सबसे पहले तो आपने सब लोगों की बात सुनाई, मुझे भी बोलने का मौका दीजिएगा। बिल्कुल। दिनेश, सबसे पहले तो हम दिनेश जी को बहुत ही बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने स्वीकारा है अभी हमारे पत्रकार, हमारे जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बातों को कि अब अकाउंटेबिलिटी होगी, लोग पूछेगा तो इन्हें बताना पड़ेगा और इन्हें भाग जाना पड़ेगा कि ये 15 लाख जुमले कैसे हो गए। इनके घोषणा पत्र में डालने के बावजूद 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी कहां चली गई। तो ये तो इन्होंने स्वीकार लिया कि अब होगा, तो ये जनता पूछेगी और जनता इसका सबक उनको सिखाएगी। ठीक है, उसमें हम ज्यादा जाना नहीं चाहते हैं। अब ये है कि घोषणा पत्र हम निभाएंगे, हमने कहा है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भाई अभी दिनेश जी सामने बैठ के इतनी साफ सफाई के साथ दिन में भी झूठ बोलते हैं, ये बात हमको पता नहीं था। अगर झूठ शब्द अच्छा उन्हें नहीं लगे तो कोई और दूसरा शब्द समझ लें। ये तीनों राज्यों में 10 दिन के अंदर में सरकारी तमाम प्रक्रियाओं के जरिए किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए और किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया। लेकिन जो लाभ मिलेगा कोई बटन नहीं है कि एक दिन में दबा दीजिएगा सब तक पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अकाउंट हो रहा है, क्लेम कर रहे हैं और वो कर्ज माफ हो गया। और इससे पहले किसानों के कर्ज यूपीए गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ रुपया पहले भी किया है और किसानों को उनको फायदा पहुंचाया है। और इसीलिए कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है किसानों के लिए। और किसानों के लिए आज जो हमने वादा किया है कि किसानों को 1,50,000 और 60,000 रुपए कर्ज के लिए कमर में रस्सा और हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है और नीरव मोदी और बाकी इनके सारे मोदी को हजारों करोड़ रुपया लेके, लाख करोड़ रुपया लेके भाग जाते हैं, तो सरकार अपने पैसेज के जरिए अपने एरोप्लेन के रास्ते से भेजवा देती है। कहां इतना इंटेलिजेंस इनका है कि ये लोग भागने वाले थे, कह के भागने वाले हैं, इनको भागने नहीं रोका। और किसानों को 1,000 रुपए, 10,000, जिसके नतीजे में वो खुदकशी करते थे। आज सबसे पहले किसान भाइयों के आंसू पोंछने का यह काम है कि तुमको खुदकशी करने की जरूरत नहीं है, तुमने कर्ज लिए हैं। अब एक फसल तुम्हारी कमजोर होगी, दूसरे फसल से तुम उसको करोगे और तुमको कर्ज बैंकों को वापस करना पड़ेगा। जब आप नेशनल नैरेटिव पेश कर रहे हैं उसमें तो आपने कर्ज माफी का कोई जिक्र नहीं किया अपने मैनिफेस्टो में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि कर्ज माफी की बात हम नहीं कह रहे हैं। हाँ। वो एक पीरियड में कर्ज के लिए किसान किस तरह से 1,000 लाख रुपए के से कम के कर्ज वाले किसानों को गांव में अफरा तफरी पैदा करके उनको अरेस्ट किया जाता था और जिसकी वजह से लोग जो किसान की खुदकशी का रेशियो है उसकी वजह से था। ये बहुत बड़ा एक किसानों के लिए है। दूसरी बात है 10 सेकंड ने 10 मिनट पहले बोले हैं, 15 मिनट और उनको दीजिएगा, लेकिन मेरा तो अभी 1 मिनट भी पूरा हो जाए। इक्वल मौका दे रही हूं मैं सबका जी, बात रखिए, मुझे ब्रेक भी लेना है। हमें दूसरे किसानों के लिए किसान आयोग की बात की गई है, जो किसान आयोग परमानेंट बनाया जाएगा। जो किसानों के मसाइल हैं, इस देश का सबसे बड़ा मसला किसान का और बेरोजगारी का है, तो ये दोनों चीजों के ऊपर खास तौर पर तवज्जो दी गई है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया, ठीक है। अरे आपकी सरकार रहते हुए 20 लाख नौकरियां, आज आपकी चुनाव की घोषणा हो गई, ये 5 साल में पड़ी की पड़ी रह गई। आपने उनको सरकारी नौकरियों को भी बहाली नहीं किया आपने, इसलिए आपकी नीयत साफ नहीं है। नौजवानों के प्रति, एजुकेशन के प्रति, हेल्थ के प्रति आपकी नीयत साफ नहीं थी। आपको सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करना था, आपने किया। इसलिए हमने वादा किया है कि जो सरकारी क्षेत्र नहीं, आपने अभी तो 1 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट भी नहीं मिल पाया हमें अभी तो 10। अच्छा ठीक है, आपने बात रखी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो नौकरियां प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप के लिए इन्होंने कहा, कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। उनको कहा गया है कि आप जो भी आप
काम करना चाहते हैं देश के अंदर, आप कीजिए, बिना झिझक कीजिए। कोई आपको खौफ नहीं होना चाहिए कि इजाजत लेना है और वो इंस्पेक्टर राज की तरह आपको और टैक्सेशन में जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे, सबसे ज्यादा जीएसटी से जो मार पड़ी थी वो कमजोर छोटे लोगों को मार पड़ी थी, जो बेचारे, जो हमारे भाई कह रहे हैं कि जीएसटी का मकसद ही था कि एक स्लैब में लाएंगे। उसका ये मकसद नहीं जो फ्री वालों को हम ले आएंगे, हम स्लैब में लगा देंगे। ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं फ्री स्लैब में लाना है, और हाईएस्ट जो स्लैब आप क्या है उसको एक लिमिट करना है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इस पारा में लिखा गया जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, कि हर महीने आपको जो रिटर्न फाइल करना है, एक छोटा दुकानदार या छोटे बिजनेस करने वाले एक सीईओ के यहां मजबूर है 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए महीना, इसलिए कि हर महीने उनको देना पड़ रहा है रिटर्न। तो ये सब को कहा गया है कि इसको मॉडिफाई करेंगे। ओके दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, इससे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। विजय सरदाना जी, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जो किसानों को कर्ज माफी को लेकर जो कहा गया है कि अगर वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो कोई क्रिमिनल केस उनको लेकर नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि किसान जब कर्ज लेता है, जब वो चुका नहीं पाता, जाहिर सी बात है तभी वो मजबूर हो जाता है सुसाइड करने के लिए, फसल बर्बाद हो जाती है, आगे उसके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन इसमें कहीं से भी कर्ज माफी का जिक्र नहीं है। कुछ लोग इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि गरीबों को 72,000 पर ईयर देने में आपने किसानों की जो कर्ज माफी है, वो तमाम चीजें जो आपने असेंबली इलेक्शन में कही थी वो इसमें कहीं छुपा दी हैं। तो क्या आपको लगता है ये ज्यादा बड़ा वादा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस आज कर्ज माफी से दूर रह रही हैं, तो एक हिसाब से अच्छी सोच है। क्योंकि देखिए, इससे पूरा आपका जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक भूचाल सा आएगा, एक पूरा फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन क्रिएट होता है। जो मुझे लगता है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, कहीं मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ ब्याज चुकाइए। अगर आपने 1 लाख रुपए लिया है, अगर आपका 6% ब्याज बनता है, तो आप पूरी 1,06,000 की जगह, अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, आप कम से कम 6,000 रुपए ब्याज तो चुका दीजिए, ताकि आपको लाइव अकाउंट रहे। लेकिन अगला ब्याज नहीं मिलेगा जब तक आप पुराना सेटलमेंट नहीं करेंगे। और आप, ये बात भी सही है कि देखिए, अगर आज फसल खराब होती है, कीड़ा लगता है, मौसम की मार पड़ती है, तो वो क्राइम नहीं है जी। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम इस तरह की हालात से गुजरते हैं, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ऑफिशियली लिखते हैं कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो हमें फोर्स मेजर क्लॉज लगेगा, हम शायद अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक किसान जो सबसे रिस्की बिजनेस है एग्रीकल्चर, अगर कुदरत की मार से अगर उसकी फसल खराब होती है और वो अपना लोन नहीं चुका पाता, तो आप क्या उसको जेल में डालेंगे? ये तो न्याय नहीं था। निश्चित रूप से ये एक स्वागत योग्य कदम है कि क्रिमिनल से उसको सिविल ऑफेंस बनाया जाए। बहुत अजीब सी बात है, हजारों करोड़ रुपए का आप लोन लें, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, हजारों करोड़ रुपए का आप लोन लें, आप एक तरह से गबन करें, और आपकी जब मर्जी आए आप मुल्क से चलते बने, दूसरी जगह जाके आप आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर करें, उनको लेके कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन एक जो बेचारा किसान है जो सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने के लिए उसने लिया है, जो महल नहीं खड़ा करेगा बल्कि अपने बच्चों का पेट पालेगा, वो अगर किसी तरह से डिफॉल्टर हो जाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। बात बहुत सिंपल है। देखिए, आप इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के साथ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ सरकार के कानून और पॉलिसियां ज्यादा लिबरल होती हैं बनिस्बत एक आम आदमी के। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी बात क्या होती है? वो पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, उनकी अपनी लॉबीज हैं, उनको कभी भी दिक्कत होती है, उनके इंडस्ट्री एसोसिएशंस और चैम्बर्स हैं, वो जाके तुरंत मंत्री और प्रधानमंत्री के आगे बैठ जाते हैं कि दिक्कत हो रही है, इसको हटाइए। और उनके साथ उनका ये कहना होता है कि आप नहीं हटाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जॉब क्रिएशन नहीं होगा, टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेगा। सरकार उस दबाव में आती है और कार्रवाई करती है। किसान की जो डे टू डे समस्या है, जब तक उसकी आवाज उस लेवल तक नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं काउंटर बैलेंसिंग, किसान जब अपना शोर उतना मचा नहीं पाता, उसकी लॉबिंग पावर नहीं है, वो तो बेचारा चुनाव के समय उम्मीद करता है। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए जितने चुनाव होते हैं वो एग्रीकल्चर सेंट्रिक होते हैं, क्योंकि यही किसान के पास एक वोट ताकत बच जाती है, क्योंकि उसकी सुनवाई और कहीं नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चुनाव के समय
किसानों के वादे करती है और पूरे 5 साल कॉर्पोरेट के लिए काम करती हैं। ये हकीकत है बिल्कुल। और उसके बाद जब जो बड़े बड़े वादे करके जब आया जाता है तो उसके बाद उन्हीं वादों को भूल जाया करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर 5 साल फिर कुछ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जिस तरह से आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप वादे करिए, बड़े बड़े वादे करिए, आप पूरा नहीं करते, उसको लेकर कुछ नहीं किया जाता है। दिनेश जी, आप जवाब दे रहे हैं जी। सरदाना जी बहुत अच्छी बात की। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, किसान जो लोन लेता है इसको क्रिमिनल एक्ट बनाया किसने था? कृपया करके कोई मुझे बता दे, कृपया करके कोई जरूर बता देगा कि किसने किसके साथ। आपने हटाया क्यों नहीं? जरा रुक जाइए बुसरा जी, पहले तो पूछ लीजिए ना जी। हमने हटाया, हमने तो बहुत कुछ किया। ये भी मतलब एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, पूछ लीजिए। नंबर 1। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 22 लाख नौकरियां देंगे, देनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नौकरियां जो पोस्टें खाली हैं ये पिछले 5 साल की हैं। मैं भी एक विभाग में वाइस चेयरमैन हूं, 94 के बाद वहां कोई नियुक्ति नहीं हुई। अब बुसरा जी आपको जानकारी हो, शकील साहब भी, बाकी लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम है कि अगर कोई नियुक्ति आप 2 साल नहीं करते हैं तो पोस्टें लैप्स हो जाती हैं। मतलब ये देश का दुर्भाग्य है। हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप सो रहे थे? हमने तो यही कहा कि 45 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आप ही रहे। इस देश में किसानों की दुर्दशा किसने की? और आप कह रहे थे कि बड़े बड़े पूंजीपति लोन लेते हैं लेके भाग जाते हैं। अरे कौन इनको देने का काम किया? भाग कैसे जाते? भागते नहीं, अब तो भाग जा रहे हैं और कॉलर पकड़ के आ रहे हैं। आपके जमाने में लेने के बाद भी यहीं पड़े रहते थे। अब माल्या चिल्ला रहा है 900 करोड़ लिया था, 1300 करोड़ वसूल लिया, फिर भी पीछे पड़े हैं। ये फर्क होता है सरकार में। दूसरी चीज, कभी भी जनता, मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान के दुख दर्द को जानता हूं। किसान भीख नहीं चाहता, आप उसको संसाधन मुहैया करिए। हमारी सरकार ने जो काम करना शुरू हुआ, उसको संसाधन, उसकी मिट्टी की जांच, उसमें क्या पैदा होगा क्या नहीं होगा। दूसरी, प्रमाणित बीज जो उसमें खेत में डाल रहा है उगेगा कि नहीं उगेगा बुसरा जी, उसको जानकारी होनी चाहिए। समय पर उसको खाद, यूपीए की सरकार थी, पैसा लेके खाद के लिए किसान जाता था, लाठियां पड़ती थी। समय पर बिजली, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आपका स्टूडियो उत्तर प्रदेश में है। यूपीए के शासन में बिजली कब आती थी कब जाती थी पता नहीं होता था, 24 घंटे आप जनरेटर के सहारे पे रहते थे। तीसरा, इनके बाद फिर उस हमारे जो फसल हमने तैयार किया है, उस फसल का लागत मूल्य क्या किसान को मिल पाता है? कपड़े हमने पहने हैं, इसको तय कौन करेगा? जो कपड़ा बना रहा है। किसान टमाटर पैदा करता है लेकिन टमाटर के रेट तय करने का अधिकार नहीं। कारण कि हमारे पास कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है। हम रॉ मटेरियल को रखें कहां रखें? आज हमने टमाटर पैदा किया, टमाटर हमारा 2 रुपये किलो हो गया और 10 दिन के बाद वही टमाटर 20 रुपये में किसान खरीद रहा है। हमारी सरकार ने उस चैन को विकसित करने का काम किया है। आपने पूरे देश को जो पटरी से उतार दिया था बुसरा जी, उसको हम पटरी पर ले आए हैं और चलाना शुरू किए हैं। अगले पंचवर्षीय योजना में हम दौड़ाएंगे। आपको जो दिक्कत हो रही इसीलिए हो रही कि सरकार कैसे करती चली जा रही, सारा दोष आपका है। अरे आप थे 45 और एक नहीं, आपने कहा कि सारे किसानों के कर्जे माफ, इन्होंने कहा कि वहां पर माफ कर दिए गए। मैं आपको चुनौती देता हूं बुसरा जी, जिस दिन आचार संहिता लागू होना था उस दिन लोगों के मोबाइल पर मैसेज गया है कि आपके ऋण हम नहीं माफ कर पा रहे हैं, आचार संहिता के बात करेंगे। जो योजनाएं चलती हैं शकील जी सिस्टम में रहे हैं, वो योजना बंद नहीं की जाती है। अगर आप में कुवत थी तो आप इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं अभी आप नहीं माफ कर पाए हैं। 10 दिन में तो मुख्यमंत्री बताएगा महाराज। जवाब ले लेती हूँ मैं, दिनेश जी जवाब ले लेती हूँ। शकील साहब जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे स्कीम्स की बात कर रहे हैं, अगर इनको कहा जाए तो इन्होंने, इनकी सरकार ने तो कोई काम ही नहीं किया है। अगर ऐसे ही बोलेंगे अरे भाई जब वहां हो गया, बैंक को देना है, आचार संहिता लागू नहीं होती है, हुई वो अलग टेक्निकल है। आप पॉलिटिकल वर्कर है, वही सरकार को देना है ना फंड। भाई देखिए अब आप बोल रहे, अब ऐसे कीजिएगा, हम आज नहीं बोलना चाह रहे हैं। आज घोषणा पत्र बीजेपी की जारी नहीं हुआ है, मुझे तो आप मौका भी नहीं दे रहे हैं कि मैंने क्या जारी किया है। अरे झूठ तो आप तो जुमलों की सरकार, आप क्यों बोल रहे हैं? आपको बोलने का राइट है, आपको हक भी नहीं है बोलने का। आप तो अपने घोषणा पत्र को जुमला कह दिया। किसने कहा? एक भगोड़ा जिसको क्या कहता आपने अपना प्रेसिडेंट बना रखा है, उसने प्रधानमंत्री की बात को कह दिया कि वो अरे भगोड़ा भगोड़ा, और क्या कहता है वो जिसको जेल जाने के मुहाने पर देखिए यही बातें नहीं करिए आप लोग। अगर आप इस तरह से बात आपकी बात हम सुनते हैं, गलत बात। दिनेश जी
दिनेश जी शकील साहब गलत बात बिल्कुल नहीं देखिए और रिकॉर्ड है ना, नहीं तरीपार थे वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि तरीपार थे, सुप्रीम कोर्ट उनको तरीपार किया है। कम से कम आवाम की आज तो बात आवाम जानती है ना, जो हम रिकॉर्ड चीजों कैसे नहीं बोलेंगे, चुनावी रैली नहीं है, मेरे स्टूडियो की डिबेट है ये। तो आप जरा उनको चुप कराइए। ये जब बोल रहे हैं तो मैं तो नहीं बोल रहा था, दिनेश ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। देखिए बहुत मुहज्जब तरीके से मैं डिबेट कराती हूँ, मेरी डिबेट में बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होता। कम से कम यहाँ तो आवाम के मुद्दे उठने दीजिए, ये पूरे तरीके से गायब है। जी अब आपको मौका दूंगी, फिर आप कहिएगा नहीं कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। नहीं देखिए, वो तो मौका तो जो रेशियो में है वो जी ठीक है जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये घोषणा पत्र जो इंतखाबी मंशूर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और चूंकि हमारे भाई दिनेश जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके यहाँ ये घोषणा पत्र की कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए महत्व नहीं है कि पिछले चुनाव में जो इन्होंने घोषणाएं की, आपका 100 में से 100 रेशियो है। एक सेकंड बात तो पूरे एक अभी तो कुछ भी नहीं हो पाया। हम तो एक बात मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, आपको मौका दे रही हूं। आप बताइएगा, मैं बता रहा हूं कि इनके जो घोषणा पत्र को कोई और नहीं, कोई जनता नहीं, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, कोई पत्रकार नहीं, इनके प्रेसिडेंट जो इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आज प्रधानमंत्री से भी ज्यादा मजबूत हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को जुमला कह दिया। हम तो नहीं कह रहे हैं, जुमला कह दिया। इसलिए ये घोषणा पत्र पर इनको बोलने का किसी के राइट ही नहीं है। इसलिए राइट नहीं कि ये घोषणा पत्र मानते नहीं है। अभी कोई भी घोषणा पत्र जारी करेंगे, कह देंगे वो मेरा जुमला था। हम घोषणा पत्र वो जारी करते हैं जिसको निभाते हैं और निभाना है। दूसरी बात, ये सवाल कहता होता है ये देश चल नहीं रहा था ना मोदी जी के पहले। अरे मोदी के पहले ये देश जहां पहुंच चुका था अपनी ऊंचाइयों पर, आप चले जाइए गांव के अंदर क्या स्थिति थी। आजादी के टाइम में हम एक सुई नहीं बनाते थे, आज क्या नहीं, फाइटर जेट से लेके सब चीज मोदी जी के पैदाइश के पहले से भी हम करने लगे हैं जो हम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि घोषणा पत्र में हमने जो नौजवानों को ठगा गया है, इस देश के भविष्य को ठगा गया है, वो अब इनको बहुत परेशानी दे रहा है। कि मैंने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में ये कहां से ले आए कि पद लैप्स होता है। पद लैप्स नहीं होता है, फॉर हिज इंफॉर्मेशन। और अगर लैप्स सिर्फ रिजर्वेशन होता था, पद लैप्स नहीं होता है। तो आपको फिर से संस्कृति लेनी पड़ती है। नहीं, कोई संस्कृति कौन है? सरकार है ना। अब देखिए, अब हमारी बात पूरी होने दीजिए। कोई पद लैप्स नहीं होता है। अगर पद को एडवर्टीजमेंट जारी करके आपने बहाली नहीं किया तो दोबारा एडवर्टीजमेंट करने के लिए वो तो अपना सिस्टम है ना, पद खत्म नहीं होता है। आप 20 लाख पद को 2 करोड़ का वादा करके सरकारी सेक्टर में खाली रह गए, आपने उनको भरा नहीं। और ये 20 लाख पद 98% इस 5 साल के बीच के हैं। तो आपको नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की आदत हो गई है। आप चाहते नहीं है कि नौजवानों को यहां नौकरी मिले, खुशहाली हो। स्टार्टअप के नाम पर आपने धोखाधड़ी कर दिया। कहीं स्टार्टअप नहीं। ये बता दिए शकील साहब, जब ये सवाल पूछा गया कि वजीर आजम ने रैलियां की और जब हमने सुबह अखबार उठा के देखे तो हिंदू 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 राष्ट्रवाद, यही वो 2 वर्ड थे जो सबसे ज्यादा देखने को मिले। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप इसका कैसे काउंटर नैरेटिव पैदा करेंगे, तो राहुल गांधी ने बहुत स्मार्टली ये बात कहकर कि हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदी हैं या हम सब हिंदू हैं। हम अब तक तो ये सुनते आए थे कि हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अब ये नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है कि हम सब हिंदू हैं। यानी कि आप जो बीजेपी आपसे कहलवाना चाह रही है या फिर जिस तरह से कहलवाना चाह रही है, आप उस तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सेंसिटिव सवाल उठाया है, तो इसका जवाब 1 मिनट पहले पूरी तरह सुन लीजिए। राहुल जी से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी हिंदू हिंदू यानी इस इलेक्शन को कम्युनल बना रहे हैं, आप क्या? तो मैं कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को कम्युनल नहीं बना रही है।
चूंकि इस देश के हिंदुओं को भी यही मसाइल हैं कि उनको भी नौकरी चाहिए, उनके भी किसान हैं, वो भी हिंदू है। ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, पूरे सुना शब्दों, नहीं आप इसको नहीं कीजिए कि सारे हिंदू है, ये कौन कह देगा? उन्होंने कहा है, नहीं उन्होंने कहा है इसको आप नहीं, ये मतलब ये है इसका कि ये हिंदू के नाम पर आप 100 बातें हैं आप डेली कहते रहते हैं। मतलब नहीं, आप वही है कि ये जवाब को आप उस तरह से नहीं, आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, आप ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए। यही इसी बात को जब आप बीजेपी के लिए उठाते हैं, नहीं जब आप बीजेपी के लिए उठाते हैं तब आप मतलब और ट्विस्ट नहीं करते हैं। मेरी समझ सुन लिए ना, आप हमसे जवाब पूछ रही है ना, इसका मतलब तो नहीं क्या सवाल है। राहुल गांधी जो कहना चाहते हैं कि इस इलेक्शन को जो लोग कम्युनल बनाना चाहते हैं वो कम्युनल हिंदू के नाम पर नहीं बनने देंगे। हम इस देश के मसाइल, और वो मसाइल जो हैं वो हिंदुओं के भी हैं जैसे दूसरों के हैं, वो दूसरों के भी मसाइल। आप जब आपके मतलब की बात ना हो तो आप उसे अपने तरीके से ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं। की क्या बात है? अरे हमने एक कोई शब्द बोला गया, आप उसका एक्सप्लेनेशन भी आप वहां से पूछा नहीं था कि आप क्या कह रहे हैं कि इस देश के सारे हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। और आप यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी बात, आप उसको पूरा आप सुना दीजिए, दिखा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा। नहीं है, ठीक है, ये हिंदू पर नहीं इस देश का चुनाव होने देंगे, उसका पत्रकार का भी मकसद यही था और जवाब भी यही था कि हिंदू को भी यही मसाइल हैं, हिंदू को भी बेरोजगारी है, हिंदुओं के नौजवानों को भी और किसानों को भी मसाइल हैं, और ये मसाइल इसलिए ये कम्युनल नहीं बनने दिया जाएगा हिंदू और मुसलमान के नाम पर। इस तरह से क्यों नहीं बोला? जो बोला वो सब समझदार थे, लोग समझ रहे हैं। अब जिसको बाल की काल काटना है वो काटेंगे, लेकिन उसका मतलब सीधा स्पष्ट दिया है। ये देश में कौन कहेगा कि सारे देश में हिंदू हैं? उस स्टेज पर बैठे हुए सिर्फ हिंदू नहीं थे, सब तरह के लोग थे। तो ये बात आप मत कहिए। बीजेपी तो लगातार ही नहीं, वो कहती रहेगी बीजेपी को, तो इसमें भी हिंदू बात करना है ना। ओरिजिनली तमाम लोग हिंदू हैं, ये तो बीजेपी कहती आई है ना। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या गलत है? बीजेपी जवाब आपको देंगे ना। आप तो ऐसा कह रही हैं कि जैसे हम अपनी बात को एक्सप्लेन ना करें, आप कह रहे हैं ऐसा हो गया, यही हो गया, ये सच्चाई नहीं है। अरे एक्सप्लेन ये है कि आप कॉम्युनल बनाना चाहते हैं इलेक्शन, हम इलेक्शन कॉम्युनल नहीं बनने देंगे, इसलिए नहीं बनने देंगे कि यहाँ हिंदू उसको परेशानी होती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो। नहीं परेशानी नहीं है ना, आप जवाब पूछेंगे ना, आपको जवाब तो मिल गया। अब उस जवाब को आप अपने तरीके से आप उसके सवाल कर देंगे। मैं आपको एग्जैक्टली कोट कर रही हूं जो कहा गया है। नहीं वो कहा गया है वो गलत है, उसका मतलब ये है कि ये कॉम्युनल बनाने नहीं देंगे। आपको खुश होना चाहिए कि असल में सवाल अगर भाजपा ने पूछा होता तो आरोप लगाते, मैंने भी सुना था प्रेस को। और निवेदन है कि शकील जी जाने के बाद उसको जरा सुन लीजिएगा। उन्होंने खूब सुना, उन्होंने यही कहा कि हम सारे हिंदू, और सुन लीजिए, जो हिंदू होता है ना, मैं भी हिंदू हूं, मैं जनेऊ नहीं धारण करता हूं तो इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूं। जब दिक्कत होती है तब जनेऊ कोट के ऊपर धारण किया जाता है। दूसरी चीज, मैं आता हूं मुद्दे पर, आपने जो सवाल किया है ये तो जनता आपको जवाब दे, पहले भी दिया है अब भी देगी। आपने कहा, अभी शकील साहब ने कहा बात करते हुए कि क्या मोदी जी के पहले देश नहीं चल रहा था? हाँ चल रहा था। कैसे चल रहा था पता है? कि डेली समाचार पत्र उठाते थे ना तो सुर्खियां होती थी, फला मंत्री तिहाड़ जेल के अंदर, दूसरे दिन आपके मंत्री ने कह दिया क्या? नहीं, अब नहीं, आप बोलते हैं तो नहीं। आपके मंत्री ने पहले दिन कह दिया कि हम चोरी करेंगे, हम डकैती करेंगे, देश का गबन करेंगे, लेकिन हमारे मंत्री जेल नहीं जाएंगे, हमारे मंत्री की जांच नहीं होगी, और इसीलिए आपने जांच नहीं कराया तो जेल कैसे जाइएगा? हमारी सरकार कोई गलत होता था जांच कराती थी, और मंत्री को भी जेल जाना है तो जेल जाएंगे। आपके ऑफिशियल है, आपका मंत्री ने कहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा, आप उसका जवाब दे सकते हैं कि आप चोरी भी कीजिएगा तो आप जेल नहीं जाइएगा, ये आपने कहा। देखिए हो गया ना शकील साहब, हो गई भाषण। चलिए जी, हम यही कह रहे थे, उसके पहले यही होता था कि एक मंत्री जाते थे, दूसरे मंत्री आते थे, तू चल मैं आता हूं वाली खेलती। डेली 1 दर्जन मंत्री अंदर बाहर हुए, डेली हेडलाइन होती थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता था। लेकिन 5 साल के सरकार, दिनेश जी, लेकिन इसका काउंटर ये भी तो है ना, आपके यहाँ कुछ भी हो जाए, ना किसी का इस्तीफा लिया जाता है, ना किसी को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, ना किसी को पद से हटाया जाता है। ये भी तो आप देखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पुलवामा हुआ, उसके बाद किसी को अकाउंटेबल ठहराया गया कि इतना आरडीएक्स, इतना विस्फोटक वहां कैसे पहुंच गया, कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। आप ये भी तो देखिए ना कि किसी को अकाउंटेबल भी तो नहीं ठहराया जाता है। निवेदन है कि कम से कम जो सवाल पूछिए 1 मिनट सोच लिया करिए कि पुलवामा में क्या किसको इनकेटेबल समझाया, बताया जाए नहीं कि क्या हुआ, उसका परिणाम आपने देखा है, उसका सेना की कार्रवाई आपने देखी है। यही तो देश का दुर्भाग्य है
कि सेना कार्रवाई करे, उस पर सवाल उठाए। हम कहते हैं देश की महाफत करे और मोदी जी वोट ले। बोल सकता हूँ देश की महाफत करे, अपनी जान की कुर्बानी दे सेना के नौजवान, और ये राजनीति करे, ये वोट मांगे सेना के तौर पर वोट चाहिए इनको, और करना कुछ नहीं है। नहीं हासिल नहीं है हमारे पास। यही कांग्रेस पार्टी की छटपटाहट है, जब दुखती रथ पे हाथ रख दीजिए पैसे बिलबिलाते हैं। मैं आता हूँ, आप बहुत किसान हितैषी बने हैं ना, किसान सम्मान निधि की योजना शुरू की गई। भैया आपके राज्यों से डेटा क्यों नहीं आ रहा है? उनके खातों में कम से कम पैसा चला जाए, उनका थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाए, उनका थोड़ा सा कल्याण हो जाए, क्यों आपने रोका है? दूसरा, आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए का कांग्रेस की सरकार है। अपने सरकारों, अरे भैया सबने आप अपने राज्यों की सरकारों का बताइए ना, क्या आपने क्या किया? अपने हम कर रहे हैं, हमारे राज्यों में लागू हो रहा है। हमारे पास तो अभी नई सरकार 3 महीने में आई है, अभी 3 महीना पहले सब वहीं का डाटा चाहिए, और जो 3-15 साल से जो सरकारें हैं जवाब का डाटा नहीं चाहिए। जवाब नहीं, बीजेपी सरकार का महाराष्ट्र आप डाटा दीजिए, मारे जाने आप बिहार का डाटा दीजिए ना, बिहार का डाटा भी गायब है। आप उत्तर प्रदेश का डाटा दीजिए ना, वो गायब है। आप तो दिनेश जी एक मिनट, मैं राहुल गांधी के वो बाइट सुनवा रही हूँ। दिनेश जी एक मिनट, दिनेश जी, शकील साहब आपने कहा था, मैंने वो बाइट मंगवाई, वो बाइट सुन लीजिए, राहुल गांधी ने क्या कहा था और क्या फिर उन्होंने क्या जवाब दिया था। सब लोग हिंदू हैं, मगर देश में रोजगार की जरूरत है, देश में किसानों की मदद करने की जरूरत है, देश में न्याय की जरूरत है। तो क्या बोला है उन्होंने? कहा है कि हम सब हिंदू हैं, फुल स्टॉप। नहीं, हम सब हिंदू हैं, फुल स्टॉप, लेकिन मुल्क में रोजगार की जरूरत है, मुल्क में और जो तमाम मसले हैं उनको हल करने की जरूरत है, लेकिन हम सब हिंदू हैं, फुल स्टॉप। अब आप जवाब दीजिए। उन्होंने जो कहा है आप सीधा देखिए कि सवाल जो है आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू 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 पर सवाल यही था। एक टेलीविजन के सहाफी ने ये सवाल पूछा कि वजीर आजम लगातार अपनी रैली में हिंदू हिंदू और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप इसका काउंटर नैरेटिव कैसे पैदा करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया है कि हम सब हिंदू हैं। तो बात तो यही खत्म होगी ना, आप तो वही बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी हिंदू है और वो हिंदू आप हिंदू के नाम पर चुनाव नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं हम हिंदू हैं, और लेकिन इसके सवाल पर नहीं होगा, समस्याओं पर, नौजवानों की नौकरियों पर चुनाव होगा, किसानों पर। ये नहीं है वो राहुल गांधी भी हिंदू है, हिंदू हिंदू कह के नहीं होगा। सवाल और जवाब दोनों को ठीक कीजिए। आप बात यही है ना, बात यही है ना, बात यही है कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए था, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए था, राहुल गांधी को बताना चाहिए था कि क्या अंदर आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आने के लिए। और अब देखना ये होगा कि आगे इलेक्शन आखिर किस पर लड़ा जाएगा। 11 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है, जवाब आपको देना है कि आपको कैसी सरकार चुननी है।